हेलो प्यारे बच्चों इस वीडियो में हम आपकी क्लास 9 साइंस का 11 चैप्टर कार्य तथा ऊर्जा और शक्ति भी है इसके अंदर, है ना। तो वर्क, एनर्जी एंड पावर। कार्य का मतलब क्या है सामान्य भाषा में, तो जैसे आप ऐसे समझो, आपने है ना 1 घंटे बैठ के और होमवर्क किया अपना, ठीक है ना, तो आपने कार्य किया। लेकिन विज्ञान जो है ये इसको अपनी भाषा में कार्य नहीं मानता, ठीक है। ऐसे समझो, आप यहाँ से और 3 किलोमीटर दूर अपने गांव से और यहाँ बाज़ार गए, ठीक है ना, और पता चला आपको कि जिस बाज़ार में जिस दुकान पे आपको जाना था वो दुकान बंद है, और वहाँ से आप वापस घर लौट आए, वापस यहाँ पे, यानी ऐसे गए और वापस इसी रास्ते से अपने यहाँ घर लौट आए, है ना। तो आप तो थक गए होंगे, 3 किलोमीटर पैदल गए, 3 किलोमीटर वापस आए, है ना। लेकिन विज्ञान क्या कहता है कि आपने कोई कार्य नहीं किया, ठीक है। ऐसे ही यूँ समझो, जैसे कोल्हू का बैल होता है, ठीक है ना, तो ऐसे वो गोल गोल घूमता है ना। जो तेल होता है ना, तेल की घानी होती है, उसमें से तेल निकलता है। तो माना सुबह चलना शुरू किया बैलों की एक जोड़ी ने, और इस तरह से शाम तक चक्कर लगाते रहे वो दोनों बैल, ठीक है ना। और शाम को इसी जगह पे आके उस किसान ने उनको क्या कर दिया, खोल दिया, ठीक है, जुए में से खोल दिया। तो अब वो तो दिन भर काम किया उन्होंने, लेकिन विज्ञान फिर क्या कहता है कि उन्होंने कोई कार्य नहीं किया, ठीक है ना। तो अब ये आखिर ऐसा क्यों है? विज्ञान की भाषा में जो कार्य है, ठीक है ना, कार्य होता है बल गुणा विस्थापन। वर्क इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाइड बाई डिस्प्लेसमेंट, ठीक है ना। अब आपने बल तो लगाया, लेकिन अगर आपका विस्थापन 0 है ना, जैसे आप यहाँ से गए थे, मार्केट गए थे और वापस इसी जगह पे लौट आए, तो आपका प्रारंभिक बिंदु भी यही था और आपका अंतिम बिंदु भी यही है ना। तो 0 आपका विस्थापन हुआ, तो बल चाहे कितना भी हो, है ना, विस्थापन 0 होने की वजह से किसी भी संख्या को जब 0 से गुणा करते तो क्या आता है, 0 आता है ना। ऐसे ही माना ये कोई एक दीवार है ना, इस दीवार में आपने धक्का मारा, है ना। अब दीवार थोड़ी हिलेगी आपसे, नहीं हिली ना, आपने खूब बल लगाया उसके ऊपर, लेकिन दीवार अपने स्थान से टस से मस नहीं हुई, है ना। तो विस्थापन 0 हुआ दीवार के अंदर, तो विस्थापन 0 होने की वजह से कार्य आपका क्या हो गया, 0 हो गया, चाहे भले ही आप थक गए हों। ऐसे ही आपने कोई वजन उठा के आप खड़े हो, 1 घंटे तक खड़े रहे, माना 30 किलो वजन आपके सिर पे रख के, है ना, आपने कोई कार्य नहीं किया, ठीक है। तो लेकिन अब ऐसे समझो, आप ये एक टेबल है ना, एक टेबल है और टेबल के ऊपर एक छोटा सा कोई आपकी पुस्तक रखी हुई है, ठीक है ना, ये पुस्तक है। आपने इसको हल्का सा धक्का दिया और ये यहाँ से लेके यहाँ पहुँच गई। अब ये बुक कहाँ आ गई, इस जगह पे आ गई आपकी टेबल पे। आपने थोड़ा सा बल लगाया और ये माना आधा मीटर खिसक गई, तो आपने कार्य कर दिया। विज्ञान की भाषा में क्या हो गया, कार्य हो, क्योंकि अब आपने बल भी लगाया था और विस्थापन भी हो गया इसका, यानी यहाँ से, यानी प्रारंभिक स्थिति ये है इसकी और अंतिम स्थिति ये है, तो इनके और इनकी, इस प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति के बीच में क्या है, कुछ ना कुछ दूरी है। तो अभी अपन इसको पढ़ेंगे तो आपके बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। कार्य है तथा ऊर्जा जो है, ऊर्जा और कार्य लगभग एक ही चीज़ है ना। जैसे हम बोलते हैं कि कार्य करने की जो क्षमता होती है किसी के अंदर, वो ऊर्जा कहलाती है, ठीक है ना। तो कार्य जो है इसको भी हम जूल में नापते हैं और ऊर्जा को भी किस में नापते हैं, जूल में नापते हैं। तीसरी चीज़ इसके अंदर है वो है शक्ति, पावर जिसको बोलते हैं, ठीक है ना। शक्ति का मतलब क्या है कि किसी कार्य को, 2 बच्चे हैं जैसे समझो आप, उनको बाल्टी में पानी भर के ले जाना 3 मंजिल तक, ठीक है ना, 3 मंजिल ऊपर ले जाना है उनको, दोनों बच्चों को बाल्टी में पानी भर के, वही बराबर बाल्टी है, ठीक है ना। एक बच्चा लेके गया और माना उसको लगे 5 मिनट लगे वहाँ तक ले जाने में उस पानी को, दूसरा बच्चा था वो 3 मिनट में ले गया। तो कार्य तो दोनों ने सेम किया, है ना, लेकिन समय अलग अलग लगा, ठीक है ना। तो जिसने कम समय लगाया उसकी शक्ति ज़्यादा है, ठीक है ना, जिसने ज़्यादा समय लगाया उसकी शक्ति कम है, ठीक है ना। तो ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं, बहुत प्यारे प्यारे, और जो आपकी सबकी समझ में आ जाएंगे। मैं उसको पढ़ता हूँ।
पिछले कुछ अध्यायों में, और हाँ बच्चों, अब इस जो है ना, मैं अब एक चीज़ शुरू करने जा रहा हूँ कि आपको पाठ के बीच में मैं कुछ समाज के बारे में भी थोड़ी थोड़ी चीज़ें बताऊँगा, जिन्हें आप जो है ना बहुत आवश्यक हैं हमारे एक सामाजिक प्राणी होने के नाते, तो वो भी आपको बहुत अच्छी लगेंगी। पिछले कुछ अध्यायों में हम वस्तुओं की गति के वर्णन करने के तरीकों, गति का कारण तथा गुरुत्वाकर्षण के बारे में चर्चा कर चुके हैं ना। तो जब पहले तो हमने न्यूटन की गति के नियम पढ़े थे, यानी किस तरह से गति होती है, प्रारंभिक वेग ये है, त्वरण ये है, तो उसका अंतिम वेग कितना होगा, ठीक है ना। फिर अगले में गति का कारण, गति का कारण क्या होता है, बल होता है, ठीक है ना। तो अगला चैप्टर हो गया उससे। फिर गुरुत्वाकर्षण के बारे में हमने पढ़ा। अब ये कह रहा है कार्य एक अन्य अवधारणा है जो हमें अनेक प्राकृतिक घटनाओं को समझने तथा उनकी व्याख्या करने में सहायता करती है। ऊर्जा तथा शक्ति का कार्य से निकट संबंध है। इस प्रकार इस अध्याय में हम इन अवधारणाओं के बारे में अध्ययन करेंगे। अब ये कह रहे हैं कि भाई जो भी जीव जंतु होते हैं सबको भोजन की जरूरत होती है ना, और जीवित रहने के लिए सजीवों को अपने मूलभूत गतिविधियां करनी पड़ती हैं, है ना। इन गतिविधियों को हम जैव प्रक्रम कहते हैं, लाइफ प्रोसेस कहते हैं, है ना। जैसे हमारी बॉडी के अंदर पाचन हो रहा है, श्वसन हो रहा है ना, उत्सर्जन हो रहा है, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें क्या हैं, जैव प्रक्रम हैं। इन प्रक्रमों के लिए भोजन से हमको क्या मिलती है, ऊर्जा मिलती है। अन्य जो एक्टिविटी होती है जैसे खेलना, गाना, पढ़ना, लिखना, सोचना, कूदना, फांदना, दौड़ना, साइकिल चलाना, इन सब में भी हमें ऊर्जा की ज़रूरत होती है। और जो थोड़े हार्ड वर्क होते हैं, हार्ड एक्टिविटी होती हैं, उनमें ज़्यादा ऊर्जा की ज़रूरत पड़ती है हमको, है ना। जो एनिमल्स होते हैं वो भी अनेक प्रकार की एक्टिविटीज़ में व्यस्त रहते हैं, जैसे वो भी कूदते हैं, दौड़ते हैं, लड़ना पड़ता है उन्हें, शत्रुओं को दूर भगाना पड़ता है, भोजन खोजना या आवास के लिए सुरक्षित स्थान खोजना पड़ता है उनको, पशुओं को भी। इसके अतिरिक्त कुछ जंतुओं को हम बोझा ढोने, है ना, जैसे बैल होते हैं, ऊंट होता है, ठीक है ना, घोड़ा गाड़ी होती है, तो इनको सामान ढोने में, गाड़ी खींचने, खेत जोतने के उपयोग में लाते हैं। पता है आपको, जो जैसे रूस है वहाँ पे खेती किससे होती है, घोड़ों से होती है ना। अपने यहाँ तो बैलों से होती है खेती, खैर आजकल तो ट्रैक्टर से होने लग गई है ना। इन सभी क्रियाकलापों के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। मशीनों के बारे में सोचिए, उन मशीनों की सूची बनाइए, लिस्ट बनाइए जिनका आप उपयोग करते हैं। इन्हें कार्य करने के लिए किस चीज़ की आवश्यकता होती है। अब जैसे ऐसे समझो आप, जैसे मशीन में जैसे साइकिल है, तो साइकिल भी क्या है, एक मशीन है ना। तो उसके लिए ऊर्जा कहाँ से मिलती है, हमारे पैरों से। हम पैरों से पेडल मारते हैं ना उसके अंदर, तो हम अपनी जो मस्कुलर पावर है ना, जो हमारी मांसपेशियों की जो ऊर्जा है उसको हम उसे देते हैं, पेडल पे लगाते हैं, और पेडल से फिर साइकिल चलती है आगे। मोटरसाइकिल है, कार है ना, इनके लिए किसकी ज़रूरत होती है, ईंधन की ज़रूरत होती है, पेट्रोलियम की ज़रूरत होती है इनके लिए, ठीक है ना, पेट्रोल डीजल की ज़रूरत होती है। तो अनेक प्रकार की जो मशीनें हैं, उन जैसे बिजली से चलने वाली जो मशीन, जैसे पंखा है, पंखा भी क्या है, एक मशीन है ना। तो उसके लिए, उसे कार्य करने के लिए किसकी ज़रूरत पड़ती है, विद्युत ऊर्जा की ज़रूरत पड़ती है ना। तो हर प्रकार की मशीन को कार्य करने के लिए क्या होती है, ऊर्जा की आवश्यकता होती है ना। तो इसमें यही बताया है, कुछ इंजनों को पेट्रोल तथा डीजल की आवश्यकता क्यों होती है, क्योंकि उनको कार्य करने के लिए ऊर्जा तो चाहिए ना। सजीवों तथा मशीनों की ऊर्जा की आवश्यकता क्यों होती है, क्योंकि उन्हें जब वो जो कार्य करते हैं उनमें वो ऊर्जा क्या होती है, खर्च होती है ना। तो एक तरह की ऊर्जा को हम दूसरी तरह की ऊर्जा में बदल देते हैं। कार्य क्या है, हम अपने दैनिक जीवन में जिस रूप में कार्य शब्द का प्रयोग करते हैं और जिस रूप में हम इसे विज्ञान में उपयोग करते हैं, दोनों में अंतर है। जैसे मैंने बताया था ना आपको शुरू में, इस बात को स्पष्ट करने के लिए आइए कुछ उदाहरणों पर विचार करें, है ना। जैसे अभी ये कह रहे हैं भाई, कठोर काम करने के बावजूद अधिक कार्य नहीं किया आपने, ठीक है ना। कमली परीक्षा की तैयारी कर रही है, वह अध्ययन में बहुत सा समय व्यतीत करती है, पुस्तकें पढ़ती है, चित्र बनाती है, अपने विचारों को सुव्यवस्थित करती है, प्रश्न पत्रों को एकत्रित करती है, कक्षाओं में उपस्थित रहती है, अपने मित्रों के साथ समस्याओं पर विचार विमर्श करती है तथा प्रयोग करती है, एक्सपेरिमेंट्स करती है। वो इन क्रियाकलापों में वह बहुत सी ऊर्जा व्यय करती है। सामान्य बोलचाल में वह कठोर काम कर रही है। यदि हम कार्य को वैज्ञानिक परिभाषा के अनुसार देखें तो इस कठोर काम में बहुत थोड़ा कार्य सम्मिलित है, क्योंकि वो एक्टिविटी कर रही है, वो वहीं पे ही कर रही है, बहुत छोटे से क्षेत्र, छोटे से एरिया में कर रही है, तो उसका विस्थापन क्या है, बहुत कम है। तो इसलिए उसका कार्य क्या आ रहा है, कार्य का मान बहुत कम आ रहा है। और मैंने बताया था आपको, अगर बैठे बैठे ही कर रहे हो आप एक ही स्थान पे,
माना सुबह एक ही स्थान बैठ के आपने 4 घंटे पढ़ाई करी, है ना, आप हिले डुले नहीं तो विस्थापन 0 हुआ आपका। तो इसका मतलब आपने कुछ भी कार्य नहीं किया, चाहे भले ही आपने उस 4 घंटे के अंदर 2 एक्सरसाइज अपनी पूरी कर ली हो गणित की, ठीक है ना। ऐसे ही आप एक बहुत बड़ी चट्टान को धकेलने के लिए कठोर परिश्रम कर रहे हैं। मान लीजिए आपके सारे प्रयत्नों के बावजूद चट्टान नहीं हिलती, आप पूर्णतः थक जाते हैं। क्या हो जाते हो आप? पूर्णतः थक जाते हो। तथापि फिर भी आपने चट्टान पर कोई कार्य नहीं किया, क्योंकि चट्टान में कोई विस्थापन नहीं हुआ, ठीक है ना। आप अपने सिर पर एक भारी बोझा रखकर कुछ मिनट के लिए बिना हिले डुले खड़े रहते हो तो भी आप थक जाते हो। आपने प्रयास किया है तथा अपनी बहुत सी ऊर्जा भी व्यय करी है। क्या आप बोझे पर कुछ कार्य कर रहे हो? नहीं। हम विज्ञान में जिस कार्य शब्द का अर्थ समझते हैं उस रूप में स्थिति में कार्य नहीं किया गया है। प्राकृतिक दृश्यों को देखने के लिए आप सीढ़ियों पर जाकर इमारत की ऊपरी मंजिल पर पहुंच जाते हैं ना। जैसे आप माना छत से कोई व्यू देखना चाहते हो, ठीक है ना, तो आप सीढ़ियाँ चढ़ के जाते हो, तब आपने कार्य कर दिया, है ना। आप एक ऊंचे पेड़ पर भी चढ़ सकते हैं। वैज्ञानिक परिभाषा के अनुसार इन क्रियाकलापों में बहुत सा कार्य हो गया, लेकिन आप गए और वापस लौट आए तो कार्य 0 हो जाएगा, ठीक है ना। अपने दैनिक जीवन में हम किसी भी लाभदायक शारीरिक तथा मानसिक परिश्रम को कार्य समझते हैं। कुछ क्रियाकलापों जैसे मैदान में खेलना, मित्रों से बातचीत करना, किसी धुन को गुनगुनाना, किसी चलचित्र सिनेमा को देखना, किसी समारोह में सम्मिलित होना को कभी कभी कार्य नहीं समझा जाता, है ना। उनको हम कार्य नहीं समझते, लेकिन आप विज्ञान की भाषा में कार्य करते हो। कार्य क्या होता है इस बात पर निर्भर है कि हम उसे कैसे परिभाषित करते हैं। विज्ञान में हम कार्य शब्द को भिन्न प्रकार से अलग तरह से प्रयोग तथा परिभाषित करते हैं। इसे जानने के लिए आइए हम एक्टिविटी करते हैं, ठीक है ना। अब देखो ये कह रहे हैं इस एक्टिविटी में, उपरोक्त अनुच्छेदों में हमने अनेक ऐसे क्रियाकलापों की चर्चा की जिन्हें प्राय हम अपने दैनिक जीवन में कार्य मानते हैं। इनमें से प्रत्येक क्रियाकलाप के लिए निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। किस वस्तु पर कार्य किया गया? वस्तु पर क्या घटित हो रहा है ना। अब जैसे ऐसे समझो, आप किसी पत्थर को आप हिला रहे हो ना, जैसे ये कोई सतह है, सरफेस है, सतह है, यहाँ पे कोई एक ये पत्थर रखा हुआ है और आप यहाँ तक ले जा रहे हो, ठीक है ना। आप इसमें बल लगाया आपने इस पर, तो किस वस्तु पर कार्य हो रहा है? पत्थर के ऊपर कार्य हो रहा है। किसके द्वारा हो रहा है? मनुष्य के द्वारा हो रहा है, ठीक है ना। तो हमें ये पूछ रहा है किस वस्तु पर कार्य किया गया, ये हमें देखना है। वस्तु पर क्या घटित हो रहा है, उसमें विस्थापन हो रहा है या नहीं हो रहा, कार्य कौन कर रहा है ना, फोर्स कौन लगा रहा है, बल कौन लगा रहा है, तो इनकी भी हमें जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। अब ये बताते हैं कि कार्य की वैज्ञानिक संकल्पना क्या है। विज्ञान के दृष्टिकोण से हम कार्य को किस प्रकार देखते और परिभाषित करते हैं, यह समझने के लिए आइए कुछ स्थितियों पर विचार करें। किसी सतह पर रखे एक गुटके को धकेलें। गुटका कुछ दूरी तय करता है। आपने गुटके पर कुछ बल लगाया जिससे गुटका विस्थापित हो गया। इस स्थिति में कार्य हुआ। एक लड़की किसी ट्रॉली को खींचती है, जैसे मॉल वगैरह में जाते हैं ना, सामान भर लेते हैं ट्रॉली के अंदर, वो खींचने वाली ट्रॉली होती है, और ट्रॉली कुछ दूर तक चलती है। लड़की ने ट्रॉली पर बल लगाया और यह विस्थापित हुई, इसलिए कार्य किया गया, है ना। ऐसे ही एक पुस्तक को किसी ऊंचाई तक उठाइए। ऐसा करने के लिए आपको बल लगाना पड़ेगा। आप उसको उठाओगे तो आपने क्या लगाया? बल लगाया। पुस्तक ऊपर उठती है, पुस्तक पर एक बल लगाया गया तथा पुस्तक गतिमान हुई, इसलिए कार्य किया गया। उपरोक्त स्थितियों को ध्यानपूर्वक देखने से ज्ञात होता है कि कार्य करने के लिए 2 दशाओं का होना आवश्यक, दशा यानी कंडीशंस, 2 कंडीशंस का होना आवश्यक है। पहला, वस्तु पर कोई बल लगना चाहिए। दूसरा, वस्तु विस्थापित होनी चाहिए, ठीक है ना। यदि इनमें से कोई भी दशा पूरी नहीं होती, अगर कोई कंडीशन, इन दोनों में से एक कंडीशन पूरी नहीं हो रही है तो कार्य नहीं किया गया। विज्ञान में हम कार्य को इसी दृष्टि से देखते हैं, है ना। एक बैल किसी गाड़ी को खींच रहा है ना, एक बैल किसी गाड़ी को खींच रहा है। गाड़ी चलती है, गाड़ी पर एक बल लग रहा है तथा गाड़ी कुछ दूर चली है। क्या आपके विचार में इस स्थिति में कार्य किया गया? यस, है ना, क्योंकि आगे खींच रहा है उसको वो। अब ये सेकंड एक्टिविटी है। इसमें अपने दैनिक जीवन की कुछ स्थितियों पर विचार कीजिए जिनमें कार्य सम्मिलित हो। उनकी सूची बनाइए।
अपने मित्रों से विचार विमर्श कीजिए कि क्या प्रत्येक स्थिति में कार्य किया गया। बस उसमें दो ही चीज़ देखनी है आपको कि आपने बल लगाया और बल लगाने के फलस्वरूप उसमें विस्थापन हुआ या नहीं। अपने उत्तरों के कारण जानने का प्रयत्न कीजिए। यदि कार्य हुआ है तो वस्तु पर कौन सा बल कार्य कर रहा है, यानी कौन बल लगा रहा है। जैसे साइकिल चल रही है तो साइकिल के ऊपर कौन बल लगा रहा है, हमारे पैरों की मांसपेशियां बल लगा रही हैं, ठीक है ना। तो कौन सा बल कार्य कर रहा है, वह कौन सी वस्तु है जिस पर कार्य किया गया। तो आप साइकिल पे बल लगा रहे हो तो वो वस्तु कौन है जिस पर कार्य किया जा रहा है, वो साइकिल है जिस पर कार्य किया जा रहा है। जिस वस्तु पर कार्य किया गया उसकी स्थिति में क्या परिवर्तन हुआ, यहाँ से लेके कहाँ तक गई वो, है ना। तो ये स्थिति में परिवर्तन का भी इसमें ख्याल रखा जाता है। फिर है एक्टिविटी नेक्स्ट, कुछ स्थितियों पर विचार कीजिए जब वस्तु पर बल लगने के बावजूद वह विस्थापित नहीं होती, है ना। यानी बल तो लग रहा है लेकिन विस्थापित नहीं हो रही। जैसे देखा था ना अपन ने, दीवार में आपने धक्का लगाया, है ना, दीवार नहीं खिसक रही, तो बल तो लगा रहे हो आप लेकिन उसमें विस्थापन नहीं हो रहा। ऐसी स्थिति पर भी विचार कीजिए जब कोई वस्तु बल लगे बिना ही विस्थापित हो जाए। बल लग नहीं रहा उसके ऊपर फिर भी विस्थापित हो रही है, ऐसी स्थिति पर विचार कीजिए। सोचो, ये तो बड़ा अजीब लग रहा है ना सोचने में, ऐसा कैसे हो सकता है भाई, बल लग नहीं रहा और विस्थापन होता चला जा रहा है ना। तो ऐसे समझो आप, एक बिल्कुल चिकनी सतह है, क्या है, बिल्कुल चिकनी सतह है, ठीक है ना। फ्रिक्शन जो है, घर्षण जो है ना, उसमें बिल्कुल जीरो है। अब आपने यहाँ पे कोई वस्तु रखी है और उसमें थोड़ा सा आपने पुश कर दिया, उसको थोड़ा सा बल लगा दिया हल्का सा, तो ये खिसकने लग जाएगी ना। और एक बार खिसकने लगेगी तो फिर ये अनंत काल तक चलती ही चली जाएगी, क्योंकि इसको रोकने वाला घर्षण बल जीरो है ना। तो अब उसके बाद थोड़ा सा बल देके छोड़ दिया, उसके बाद तो बल नहीं लग रहा है इसके ऊपर, फिर भी ये क्या होती जा रही है, विस्थापित होती जा रही है। तो ये सेकंड स्थिति का उदाहरण हो गया कि नहीं हो गया, कि ये एक ऐसी स्थिति जब वस्तु पे बिना बल लगे ही क्या हो रही है, वो विस्थापित होती जा रही है। प्रत्येक के लिए जितनी स्थितियों आप सोच सकते हैं उनकी लिस्ट बनाइए। तो ऐसे अपन खूब लंबी चौड़ी लिस्ट बना सकते हैं। अपने मित्रों से विचार विमर्श कीजिए कि क्या इन स्थितियों में कार्य हुआ, ठीक है ना। तो दोनों कंडीशंस होनी चाहिए कि बल लगाया आपने तो बल का कोई मान होना चाहिए, कुछ ना कुछ मात्रा होनी चाहिए न्यूटन में, उसकी बल का मात्रक न्यूटन होता है। और विस्थापन जो है वो विस्थापन का मान भी कुछ ना कुछ आना चाहिए। विस्थापन को हम ऐसा ही मात्रक क्या है उसका, मीटर है, ठीक है ना। एक नियत बल द्वारा किया गया कार्य, नियत का मतलब होता है कांस्टेंट, फिक्स है, जिसका मान क्या है, फिक्स है, ठीक है। तो एक नियत बल द्वारा किया गया कार्य। विज्ञान में कार्य को कैसे परिभाषित किया जाता है, इसे समझने के लिए पहले हम उस स्थिति पर विचार करते हैं जब बल व विस्थापन की दिशा में लग रहा हो। जब बल जो है वो किसकी दिशा में लग रहा हो, विस्थापन की दिशा में लग रहा हो। ऐसे समझो, देखो कि माना ये एक टेबल है, ठीक है ना। अब इस टेबल पे ये एक गुटका रखा है, ठीक है ना, ये क्या है, एक गुटका है, ठीक है। अब ये माना इधर की तरफ खिसकेगा, ऐसे खिसकेगा ये। अब आप इसको बिल्कुल ऐसे सीधे यूं इसी दिशा में उंगली से धकेल सकते हो। दूसरा, आप ऐसे भी धकेल सकते हो, यूं तिरछा लग रहा है, नहीं लग रहा, देखो ये तो क्या था, विस्थापन की दिशा भी यही थी और बल की दिशा भी यही थी। इस स्थिति में क्या है, विस्थापन की दिशा तो ये है लेकिन बल की दिशा ये वाली है। तो इसके बीच में कोई कोण बन रहा है कि नहीं बन रहा है, ये क्या बन रहा है, एक एंगल बन रहा है, थीटा, ठीक है ना। तो विस्थापन भी इसी दिशा में हो सकता है और बल भी इसी दिशा में हो सकता है, या विस्थापन इस दिशा में हो और बल ऐसे लगे। बल कैसे लगे, इस तरह से लगे, यूं, ठीक है ना। तो ये इनके बीच में क्या बन गया, एक कोण बन गया, ठीक है ना। तो पहले ये कह रहा है एक नियत बल द्वारा किया गया कार्य, एक कांस्टेंट फोर्स द्वारा किया गया कार्य। तो पहली कह रहा है जब बल विस्थापन की दिशा में लग रहा हो। मान लीजिए किसी वस्तु पर एक नियत बल कांस्टेंट फोर्स F कार्य कर रहा है। कांस्टेंट फोर्स का मतलब है जैसे माना 5 न्यूटन का बल लगता जा रहा है, लगता जा रहा है, लगता जा रहा है, ठीक है ना। कोई साइकिल है, ऐसे समझो साइकिल चल रही है ना, और उसमें आप 5 न्यूटन का बल लगातार लगाते जा रहे हो, ठीक है। मान लीजिए कि वस्तु बल की दिशा में S दूरी विस्थापित हुई, तो देखो बल तो क्या लगाया, F, और कितनी दूरी विस्थापित हुई, वो S,
मान लीजिए W कार्य किया गया, कार्य की परिभाषा के अनुसार किया गया जो कार्य होता है वो क्या होता है, बल तथा विस्थापन का मल्टीप्लिकेशन होता है, उनका गुणनफल होता है। तो कार्य क्या हो गया, बल गुणा विस्थापन, यानी W इक्वल टू F इंटू एस या FS हो गया। ठीक है ना, W इक्वल टू क्या हो गया, F इंटू एस। तो देखो ये था ना बेटा, ये कोई गुटका मान लो, ईंट मान लो, और ये टेबल है ना, पहले यहाँ थी और बाद में हमने इसमें F बल लगाया, लगाते चले गए और यहाँ तक लाए हम इसको, है ना। तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये विस्थापन S हो गया कि नहीं हो गया, इस जगह से जगह तक विस्थापन S हो गया और इसमें हमने क्या बल लगाया, F। अब यहाँ पे विशेष रूप से बात ये देखने की कि ये विस्थापन भी इसी दिशा में है और बल भी इसी दिशा में, तो सेम डायरेक्शन में है ये दोनों। ठीक है ना, तिरछा नहीं लग रहा है ये, है ना, तो बिल्कुल उसी दिशा में लग रहा है, तो F इंटू एस हो गया। अतः किसी वस्तु पर लगने वाले बल द्वारा किया गया कार्य बल के परिमाण तथा बल की दिशा में चली गई दूरी के गुणनफल के बराबर होता है। बल का परिमाण का मतलब है उसका मान कितना है, भाई 5 न्यूटन है या 10 न्यूटन है, उसको परिमाण बोलते हैं। कार्य में केवल परिमाण होता है तथा कोई दिशा नहीं होती, यानी जो कार्य है ये इसमें सिर्फ परिमाण होता है, दिशा इसकी नहीं होती। जबकि बल जो है उसकी कोई ना कोई दिशा होती है, तो बल एक सदिश राशि है, जबकि कार्य जो है ये क्या है बच्चों, अदिश राशि है। समीकरण 11.1 में यदि F बराबर 1 न्यूटन, ये जो पिछला वाला था हमारा W इक्वल टू FS जो किया था हमने, अगर इसमें F 1 न्यूटन हो और S 1 मीटर हो तो बल द्वारा किया गया कार्य कितना हो जाएगा, 1 न्यूटन मीटर हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, 1 गुणा 1 करोगे तो 1 न्यूटन मीटर हो गया। यहाँ बल का मात्रक न्यूटन मीटर या जूल है, तो बल को न्यूटन मीटर में नापते हैं या जूल बोल दो उसको। 1 जूल किसी वस्तु पर किए गए कार्य की वह मात्रा है जब 1 न्यूटन का बल वस्तु की क्रिया रेखा की दिशा में 1 मीटर विस्थापित कर दे, है ना। यानी किसी वस्तु पर हमने 1 न्यूटन का बल लगाया और जो बल की क्रिया रेखा है, जिस डायरेक्शन में बल लग रहा है उसी डायरेक्शन में अगर वो वस्तु 1 मीटर विस्थापित हो जाती है तो 1 न्यूटन को जब 1 मीटर से गुणा करोगे तो 1 न्यूटन मीटर आ जाएगा, क्योंकि 1 गुणा 1 करोगे तो 1 ही आएगा, तो 1 न्यूटन मीटर या 1 जूल, तो 1 जूल के बराबर कार्य हो गया। ठीक है ना। समीकरण 11.1 को ध्यानपूर्वक देखिए, है ना, क्योंकि W इक्वल टू क्या है, FS, इसमें W इक्वल टू क्या है, F इंटू एस। अब ये कह रहा है कि अगर F 0 है, बल 0 है, तो भी W का मान 0 होगा, क्योंकि 0 गुणा S, फिर चाहे विस्थापन कितना भी हो तो भी कार्य का मान 0 होगा। अगर S का मान 0 है, विस्थापन का मान 0, 0 को चाहे बल कितना भी हो, तो 0 को जब किसी भी कितने भी न्यूटन बल से गुणा करोगे तो भी मान क्या आएगा, 0 ही आएगा। तो यही कहना चाह रहा है इसमें ये कि यदि वस्तु पर लगने वाला बल 0 है तो किया गया कार्य कितना होगा, 0 होगा। यदि वस्तु का विस्थापन 0 है तो किया गया कार्य कितना होगा, तो भी 0 होगा। उन दशाओं का उल्लेख कीजिए जिनका कार्य होने के लिए पूरा होना आवश्यक है ना। तो कार्य होने के लिए क्या चीज़ चाहिए कि बल का मान भी होना चाहिए और विस्थापन का मान भी होना चाहिए। ठीक है ना। देखो इसमें ये एक छोटा सा एग्जाम्पल दे रखा है, आप समझ जाओगे कि 5 न्यूटन का तो बल लगाया और वस्तु की बल की दिशा में 2 मीटर विस्थापित हो गई वो, तो ये तो फोर्स हो गया F और ये S हो गया, तो कितना कार्य हो गया, W इक्वल टू FS, तो 5 गुणा 2 कर दोगे तो सिंपल 10 न्यूटन मीटर आ गया, 10 जूल आ गया। ठीक है ना। तो इस तरह से इसको हम हल कर सकते हैं। अब इसमें दूसरी स्थिति पर विचार करने के लिए कह रहे हैं ये, एक अन्य स्थिति पर विचार करें जिसमें बल तथा विस्थापन एक ही दिशा में है ना। एक बच्चा किसी खिलौना कार को 11.4 इसकी तरह दर्शाए अनुसार धरती के समांतर खींच रहा है। बच्चे ने कार के विस्थापन की दिशा में बल लगाया है। इस स्थिति में किया गया कार्य बल तथा विस्थापन के गुणनफल के बराबर होगा। इस प्रकार की स्थिति में बल द्वारा किया गया कार्य धनात्मक कार्य माना जाता है ना। यानी जिस दिशा में जा रही है कोई वस्तु और उसी दिशा में बल लगा रहे हैं हम, तो धनात्मक कार्य हो गया। ठीक है ना। अब कह रहा है अब दूसरी स्थिति पर विचार करो। जैसे ऐसे समझो आप कि एक साइकिल जा रही है ना, और पीछे से किसी बच्चे ने उसमें धक्का मार दिया, कोई दूसरा बच्चा चला रहा है साइकिल को, है ना, और किसी अन्य बच्चे ने उसमें धक्का मारा, जिस दिशा में साइकिल जा रही थी उस दिशा में, तो साइकिल थोड़ी तेज चलने लग जाएगी, है ना। तो साइकिल की चलने की दिशा भी वही थी और उसने जो धक्का लगाया वो दिशा भी एक है। तो जो बच्चा धक्का लगा रहा है उसने कुछ कार्य किया उसके ऊपर, तो वो जो कार्य होगा वो धनात्मक होगा। अब इसका उल्टा समझो
कि आगे की तरफ तो बच्चा साइकिल ले जा रहा है ना, और एक बच्चा क्या किया, उसने पीछे से जाके उसका जो कैरियर होता है उसको खींचने लग गया उल्टी दिशा में, पीछे की तरफ खींच रहा है वो, तो उसकी स्पीड क्या हो जाएगी, धीमी हो जाएगी। स्पीड क्या हो जाएगी उसकी, धीमी हो जाएगी। तो गति की दिशा तो आगे की तरफ है, विस्थापन तो आगे की तरफ हो रहा है, और वो बच्चा बल किधर लगा रहा है, पीछे की तरफ लगा रहा है, तो बल की दिशा विपरीत हो गई कि नहीं हो गई, है ना। तो इस स्थिति में जो कार्य होता है वो ऋणात्मक होगा, है ना। तो आया समझ में कि अगर विस्थापन की दिशा, है ना, गति की दिशा और बल की दिशा दोनों एक ही हैं, तो जो कार्य होगा वो धनात्मक होगा, है ना। और अगर गति की दिशा या विस्थापन की दिशा और जो हम बल लगा रहे हैं उसकी दिशा विपरीत हो, तो फिर किया गया कार्य क्या होता है, ऋणात्मक होता है। यही समझाने की कोशिश की गई है इसमें। अब एक ऐसी स्थिति पर विचार करें जिसमें कि एक वस्तु समान वेग से किसी नियत दिशा में गति कर रही, किसी नियत का मतलब होता है फिक्स, किसी एक विशेष दिशा में गति कर रही है, और उस पर विपरीत दिशा में एक अवमंदक बल, अवमंदक बल का मतलब होता है जो उसकी गति को धीमा कर दे, रिटार्डिंग फोर्स। अवमंदक बल को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रिटार्डिंग फोर्स लग रहा है उसके ऊपर, जो उसकी गति को क्या कर देता है, धीमा कर देता है। अवमंदक बल F आरोपित किया गया, अर्थात दोनों दिशाओं के बीच 180 डिग्री का कोण बन रहा है। देखो कैसे बन रहा है, ऐसे समझो आप, यहाँ पर ये वस्तु है, ठीक है ना, और ऐसे गति कर रही है ये, और बल इधर की तरफ लग रहा है, ठीक है ना। देखो ऐसे मानो, अब इस वस्तु को मैंने बिंदु मान लिया, इस वस्तु को, तो इधर की तरफ तो ये क्या है, इसकी गति कर रही है, और इधर की तरफ क्या लग रहा है, बल लग रहा है, और ये वो बिंदु हो गया। तो इस गति और इस बल की दिशा में ये वाला कोण हो गया कि नहीं हो गया, तो ये सरल रेखा हुई नहीं होगी, तो ये हमको पता है ये कोण कितने डिग्री का होता है, 180 डिग्री का होता है ना। इसको ऋजु कोण या सरल कोण बोलते हैं ना। तो इसमें कितने डिग्री का कोण हो गया, 180 डिग्री का कोण बन रहा है। माना कि वस्तु S दूरी के विस्थापन के पश्चात रुक जाती है, ठीक है ना, क्योंकि विपरीत दिशा में बल लग रहा है, तो वस्तु क्या होगा, कुछ थोड़ी देर बाद जाके रुक जाएगी। ऐसी स्थिति में बल F द्वारा किया गया कार्य कैसा होगा, नेगेटिव होगा, ऋणात्मक माना जाता है, और इसे ऋण चिन्ह द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। बल द्वारा किया गया कार्य F गुणा माइनस S हो गया, या माइनस F गुणा S भी बोल सकते हो आप, ठीक है। तो ऋणात्मक कार्य हो गया। तो जब बल विस्थापन की दिशा के विपरीत दिशा में लगता है तो किया गया कार्य क्या होता है, ऋणात्मक होता है। जब बल विस्थापन की दिशा में लगता है तो किया गया कार्य क्या होता है, धनात्मक होता है। बिल्कुल बिल्कुल सिंपल शब्दों में इसने बता दिया। उपरोक्त विचार विमर्श से यह स्पष्ट है कि किसी बल द्वारा किया गया कार्य धनात्मक अथवा ऋणात्मक दोनों में से कोई एक हो सकता है। इसे समझने के लिए आओ एक एक्टिविटी करते हैं, ठीक है ना। देखो इस एक्टिविटी में क्या बताया गया है, किसी वस्तु को ऊपर उठाइए। यस, देखो ये बहुत अच्छी चीज़ है, इसको समझने की कोशिश करो आप, है ना। ऐसे समझो आप कि ये धरती है हमारी, क्या है ये, धरती है ना, और इस धरती पे, है ना, माना यहाँ पे एक 5 किलो का पत्थर रखा हुआ है। कितना, 5 kg का पत्थर रखा हुआ है ना। अब मैं इसे ऊपर उठाना चाहता हूँ, क्या करना चाहता हूँ, मैं इसे ऊपर उठाना चाहता हूँ, ठीक है ना। तो इसे जस्ट ऊपर उठाने के लिए कितना बल लगाना पड़ेगा, जितना बल ये पृथ्वी इसको खींच रही है उसके विपरीत लगाना पड़ेगा नहीं, क्योंकि पृथ्वी इस वस्तु को क्या कर रही है, अपनी ओर खींच रही है ना। गुरुत्वाकर्षण बल लगता है ना पृथ्वी का, है ना, और वो कितना होता है, F बराबर mg, और वही उस वस्तु का भार होता है। किसी वस्तु का भार क्या होता है, जिस बल से पृथ्वी उस वस्तु को अपनी ओर खींच रही है, ठीक है ना। तो माना इसका 5 किलोग्राम द्रव्यमान है, तो इसको पृथ्वी कितने बल से खींच रही है, m गुणा g कर देते हैं ना अपन, g गुरुत्वाकर्षण होता है, तो 5 तो इसका m हो गया 5 किलोग्राम, और g कितना होता है, वैसे 9.8 होता है, 10 मान लो आप मोटा मोटा, है ना। तो 5 गुणा 10 करोगे तो क्या हो जाएगा, 50 न्यूटन, ठीक है। तो 50 न्यूटन से के बल से पृथ्वी इसको क्या कर रही है, अपनी ओर नीचे खींच रही है। अब मैं अगर इसे ऊपर खींचना चाहता हूँ तो मुझे मिनिमम यानी जस्ट इसको ऊपर उठाने के लिए मुझे कितने, 50 न्यूटन के बल की जरूरत होगी, ठीक है ना। तो अब मैंने ऐसे समझो इसे ऊपर, माना 1 मीटर ऊपर उठाना चाहता हूं मैं, तो 50 न्यूटन का बल मुझे 1 मीटर तक लगाना पड़ेगा, नहीं लगाना पड़ेगा, लगातार लगाना पड़ेगा ऊपर 1 मीटर तक। तो बल तो हो गया 50 न्यूटन, और विस्थापन कितना हो गया, 1 मीटर हो गया आपका, है ना। तो कार्य क्या होता है, बल गुणा विस्थापन, तो 50 न्यूटन गुणा 1 मीटर करोगे तो क्या आ जाएगा, 50 न्यूटन मीटर, और न्यूटन मीटर को हम जूल बोलते हैं, तो क्या आ गया, 50 जूल। तो मैंने उस पत्थर पर कितना कार्य किया, 50 जूल के बराबर कार्य किया, ठीक है ना।
अब पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल किधर की तरफ कार्य करता है? नीचे की तरफ करता है ना। तो पृथ्वी का क्योंकि विस्थापन ऊपर की ओर है ना। देखो दो बल लग रहे हैं इस 5 किलोग्राम के पत्थर पे। एक तो पृथ्वी नीचे की ओर लगा रही है ना, और एक मैं ऊपर की ओर लगा रहा हूँ, क्योंकि मैं इसको 1 मीटर ऊंचा उठा रहा हूँ, नहीं उठा रहा हूँ, ठीक है ना। तो मैं गति भी ऊपर की तरफ कर रही है और मैं बल भी ऊपर की दिशा में लगा रहा हूँ, तो मेरा कार्य तो धनात्मक हो गया, ठीक है ना। तो मेरा कार्य कितना हुआ? बल तो कितना हो गया? 5 गुणा 10 करोगे तो 50 न्यूटन हो गया, और 1 मीटर ऊंचाई हो गई तो 50 न्यूटन मीटर या 50 जूल। तो मैंने तो धनात्मक 50 जूल का कार्य किया। और जो गुरुत्वाकर्षण बल है, जो पृथ्वी जिस बल से इसको अपनी ओर खींच रही है, उस गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा -50 न्यूटन का कार्य इस पत्थर के ऊपर किया गया। तो मैंने तो इस पत्थर के ऊपर 50 जूल का पॉजिटिव कार्य किया, धनात्मक कार्य किया, और गुरुत्वाकर्षण बल ने इस पत्थर के ऊपर -50 न्यूटन का -50 जूल का कार्य किया, है ना। देखो बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है बेटा ये। तो इसमें यही बताया है, किसी वस्तु को ऊपर उठाइए, आपके द्वारा वस्तु पर लगाए गए बल के द्वारा कार्य किया गया है। वस्तु ऊपर की ओर चलती है, आपके द्वारा लगाया गया बल विस्थापन की दिशा में है, तथापि वस्तु पर गुरुत्वीय बल भी कार्यरत है। गुरुत्वीय बल किधर की तरफ लग रहा है? नीचे की तरफ लग रहा है। इनमें से कौन सा बल धनात्मक कार्य कर रहा है? तो बताओ। तो बताया था मैंने आपको कि जो मैं लगा रहा हूँ या आप लगा रहे हो उस पत्थर को ऊपर की ओर खींचने में, तो वो तो धनात्मक कार्य हो गया। और गुरुत्वाकर्षण बल के द्वारा जो कार्य किया जा रहा है वो कैसा हो गया? ऋणात्मक हो गया। तो कौन सा बल ऋणात्मक कार्य कर रहा है? गुरुत्वाकर्षण का बल के द्वारा जो कार्य हो रहा है वो ऋणात्मक है, और व्यक्ति के द्वारा ऊपर की तरफ उठाने में जो कार्य हो रहा है वो क्या है? धनात्मक है। कारण बताइए, बता दिया ना मैंने आपको कारण क्या है इसका। क्योंकि मैं उठाऊं चाहे आप उठाओ, है ना, तो ऊपर की तरफ बल लगाएंगे हम, और उठ भी ऊपर की तरफ रहा है, तो गति की दिशा भी वही है और बल की दिशा भी वही है। तो मेरे या आपके द्वारा किया गया कार्य उस पत्थर के ऊपर वो तो धनात्मक होगा। लेकिन पृथ्वी किधर की तरफ खींच रही है? अपने केंद्र की ओर खींच रही है, उसको नीचे की ओर खींच रही है, ठीक है ना। और उठा कहाँ रहे हैं उसको? विस्थापन कहाँ हो रहा है? ऊपर की तरफ हो रहा है ना। तो कितने डिग्री का कोण बन गया? 180 का। जैसे ऐसे समझो ये पत्थर था, ऊपर मैं ऐसे खींच रहा हूं, मैं खींचूं या आप खींचो, और पृथ्वी इसको कैसे खींच रही है? नीचे की तरफ खींच रही है। तो इन दोनों के बीच 180 डिग्री का कोण बन गया, नहीं बन गया? ये ऋजु कोण बन गया, ठीक है ना। तो मेरे या आपके द्वारा किया गया कार्य धनात्मक हुआ, और इस गुरुत्वाकर्षण बल के द्वारा किया गया कार्य क्या हुआ? ऋणात्मक हुआ, ठीक है ना। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जो कि हमें समझना जरूरी है और बहुत आसान है ना। इसी के आधार पर देखो ये एग्जाम्पल है इसमें। एक कुली 15 किलोग्राम का बोझ धरती से 1.5 मीटर ऊपर उठाकर अपने सिर पर रखता है ना। तो माना जमीन पे यहाँ पे है वो, ठीक है ना। कितने किलोग्राम का है? 15 किलोग्राम का वजन है। तो m कितना हो गया? 15 kg, ठीक है। और कितना ऊंचा उठा रहा है इसको? यहाँ इतना ऊंचा उठा रहा है। अब ये इस जगह पे ला रहा है इसको, और ये ऊंचाई कितनी दे रखी है? 1.5 मीटर, है ना। इस जगह से लेके यहाँ तक की ऊंचाई कितनी है? ये 1.5 मीटर है। उसके द्वारा बोझे पर किए गए कार्य का परिकलन कीजिए। जो बोझ है ना, ये जो वजन है, इसके ऊपर कितना कार्य कर रहा है? तो कार्य क्या होता है? बल गुणा विस्थापन। W इक्वल टू क्या होता है? F इंटू एस। और F क्या होता है बताओ? mg होता है कि नहीं होता है? m क्या है? उस वस्तु का द्रव्यमान है। g क्या है? गुरुत्वीय त्वरण है। और s क्या हो गया? विस्थापन। तो m कितना था? 15, है ना। और g को मान लो आप 10, ठीक है। 15 गुणा 10, और s विस्थापन कितना है इसका? 1.5 है ना, ऊपर की तरफ, ठीक है ना। तो 15 और ये 10 को 1.5 से करूँ तो ये भी 15 हो गया। तो 15 कितना हो गया? 225। तो 225 जूल। तो कितना कार्य करना पड़ेगा? उस कुली को ऊपर उठाने में 225 जूल का कार्य करना पड़ेगा, ठीक है। और देखो ये इसमें प्रश्न दे रखे हैं, हम कब कहते हैं कि कार्य किया गया? जब बल लगे और विस्थापन हो। जब किसी वस्तु पर लगने वाला बल इसके विस्थापन की दिशा में हो तो किए गए कार्य का व्यंजक क्या होगा? W इक्वल टू Fs। W इक्वल टू क्या हो गया? Fs। 1 जूल कब होता है बताओ? जब 1 न्यूटन का बल किसी वस्तु में 1 मीटर का विस्थापन पैदा कर दे, तो वो जो बल होगा वो क्या होगा? 1 जूल होगा। वो कार्य जो होगा वो कितना होगा? 1 जूल होगा। अब ये कह रहा है 4th क्वेश्चन में,
बैलों की एक जोड़ी खेत जोतते समय किसी हल पर 140 न्यूटन का बल लगाती है। जोता गया खेत 15 मीटर लंबा है। खेत की लंबाई को जोतने में कितना कार्य किया गया? सिंपल, F गुणा S कर दो, 140 गुणा 15 कर दो, तो इतना आपका इतने जूल किया गया कार्य आ जाएगा, है ना बच्चों। इसके बाद फिर इसका कंसेप्ट आता है एनर्जी का, ऊर्जा का, ठीक है ना। तो सामान्य शब्दों में क्या बोलते हैं हम कि किसी वस्तु के द्वारा जो कार्य करने की क्षमता होती है उसको ही हम क्या बोलते हैं? ऊर्जा बोलते हैं, ठीक है। ऊर्जा के बिना जीवन असंभव है। ऊर्जा की आवश्यकता दिन प्रतिदिन बढ़ रही है। हमें ऊर्जा कहाँ से प्राप्त होती है? सूर्य हमारे लिए ऊर्जा का सबसे बड़ा प्राकृतिक स्रोत है। बहुत इंपॉर्टेंट बेटा, देखो कि ये जो सब कुछ पृथ्वी पे संभव हो रहा है, पृथ्वी के ऊपर जितनी भी एक्टिविटी हो रही हैं, ये सब किसकी वजह से संभव हो रही हैं? सूर्य की वजह से संभव हो रही है। बाकी तो देखो बेटा, सब हम पृथ्वी की चीज़ों को इधर से उधर कर रहे हैं, है ना, आदान प्रदान कर रहे हैं एक दूसरे की, है ना, ठीक है। लेकिन अब जब एक दूसरे आदान प्रदान हो रहा है तो इस चीज़ में क्या होता है? ऊर्जा की क्षति होती है ना, ऊर्जा का ह्रास होता है। अब इस ऊर्जा के ह्रास की पूर्ति कौन कर रहा है? यहाँ की चीज़ तो कर नहीं सकती। सोचो आप, ऐसे समझो, देखो कितने सारे लोग हैं इस धरती के ऊपर, है ना, दिन रात वो क्या करते रहते हैं? कोई कुछ काम कर रहा है, कोई कुछ काम कर रहा है ना, तो उसमें एनर्जी खर्च हो रही है कि नहीं खर्च हो रही है? तो इसका मतलब वो एनर्जी आ कहाँ से रही है? भाई हम भोजन कर रहे हैं, ठीक है ना, मशीनों के लिए हम बिजली जला रहे हैं, है ना, या क्या नाम है, ईंधन जला रहे हैं उनमें, है ना। तो इसका मतलब क्या हो रहा है? कितनी सारी ऊर्जा हम प्रतिदिन खर्च कर रहे हैं। अब तुम सोचो कि ये ऊर्जा आ कहाँ से रही है ना। इस ऊर्जा का पृथ्वी के ऊपर, क्योंकि पृथ्वी के ऊपर हम कार्य कर रहे हैं, तो पृथ्वी की तो हो नहीं सकती वो जो इसको भरपाई कर रही है, इस ऊर्जा की जो खर्च हो रही है ऊर्जा, नहीं तो खर्च खत्म हो जाती अब तक तो ऊर्जा ये, है ना। कब से अनादिकाल से पृथ्वी के ऊपर जो जीव जंतु हैं इस पृथ्वी की ऊर्जा को क्या कर रहे हैं? खर्च कर रहे हैं, है ना। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं से इसकी पूर्ति हो रही है। अब वो पूर्ति करने वाली चीज़ धरती की तो हो नहीं सकती, है ना, क्योंकि अगर धरती की होती, सोचो, तो अब तक तो खत्म हो जाती वो ऊर्जा, है ना। तो पता है ये ऊर्जा कहाँ से आ रही है? यानी असंख्य जीव जंतु कितनी सारी ऊर्जा का उपभोग कर रहे हैं। इस ऊर्जा की भरपाई करने का काम सिर्फ और सिर्फ सूर्य कर रहा है। कौन कर रहा है? सूर्य जो है, सन की जो लाइट है ना, वो इस सब की ऊर्जा की जो खर्च हो रही है इसकी क्षतिपूर्ति या भरपाई कर रही है, ठीक है ना। क्योंकि सूर्य से ही आने वाली प्रकाश की किरणें जो हैं उन्हीं से प्रकाश संश्लेषण होता है, उनसे ही पौधे बनते हैं, है ना, उनसे पौधों से क्या होता है? जनजीवन चलता है ना। तो प्लांट्स हो गए, एनिमल्स हैं, ये सब तो पृथ्वी के ऊपर क्या कह रहे हैं? देखो, सूर्य हमारे लिए ऊर्जा का सबसे बड़ा प्राकृतिक स्रोत है। हमारे ऊर्जा के बहुत से स्रोत सूर्य से उत्पन्न होते हैं। हम परमाणुओं के नाभिकों से, है ना, जो परमाणु के न्यूक्लियस जो होता है, पृथ्वी के आंतरिक भागों से, है ना। पृथ्वी के आंतरिक भाग का मतलब क्या है? जैसे पृथ्वी के आंतरिक भाग में से हम कोयला निकाल सकते हैं, है ना। दूसरा, कई जगह देखा होगा आपने, गर्म पानी के झरने होते हैं, तो उसकी ऊर्जा का भी हम क्या कर सकते हैं? उपयोग कर सकते हैं, है ना। ज्वार भाटों से भी ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं। ज्वार भाटा होता है ना, समुद्र के अंदर आता है। जब सूर्य और चंद्रमा एक सीध में होते हैं तो उनकी जो आकर्षण शक्ति होती है वो जो समुद्र का पानी होता है समुद्र का, उस पर आकर्षण बल लगाती है, तो लहरें उठती हैं उसमें समुद्र के अंदर, है ना। तो वो क्या कहलाती है? ज्वारीय ऊर्जा कहलाती है, टाइडल एनर्जी कहलाती है। और उसका उपभोग हम बिजली बनाने के लिए भी कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये ज्वार भाटा से ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं। क्या आप ऊर्जा के अन्य स्रोतों के बारे में सोच सकते हैं? हाँ, देखो बेटा, पवन ऊर्जा आजकल कितना ज़्यादा, क्योंकि जो हमारे जीवाश्म ईंधन हैं, फॉसिल फ्यूल्स हैं, वो क्या हैं? बहुत कम मात्रा में हैं। बता रहे हैं कि 2050 तक वो क्या हो जाएंगे? खत्म हो जाएंगे। यानी कोयला और पेट्रोलियम ये खत्म हो जाएंगे। तो उसके बाद तो हमें किसी न किसी अन्य विकल्प को तलाश करना पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। तो इसलिए जो विभिन्न देशों की जो सरकार हैं वो ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत जो हैं,
है ना, उनकी तरफ अग्रसर हो रहे हैं। और हमारे देश में भी आजकल देखा होगा आप लोगों ने बेटा कितनी ज़्यादा सोलर से चलने वाले, है ना, बैटरी से चलने वाले, जिसमें बैटरी से चार्ज होती हैं, बैटरी से चलती हैं, ऑटो आगे बैटरी से चलने वाले, है ना, किसानों के जो खेती के पंप हैं वो सोलर से चलते हैं, और सौर ऊर्जा से खूब सारी बिजली बन रही है, ठीक है ना। तो ये क्या है, वैकल्पिक ऊर्जा के स्रोत। तो पवन ऊर्जा हो गई, ठीक है ना, और जल जो है जैसे बांधों के अंदर इकट्ठा कर लिया उसमें, और उसकी जो स्थितिज ऊर्जा होती है उससे हम क्या बनाते हैं, बिजली बनाते हैं, ठीक है ना। तो ये पवन ऊर्जा है, ज्वारीय ऊर्जा का इसके अंदर आया ही है, ठीक है ना, नाभिकीय ऊर्जा का भी इसमें जिक्र हुआ है, ठीक है ना। तो ऊर्जा के कुछ स्रोतों को ऊपर दिया गया है, ऊपर इसने दिया था अभी। ऊर्जा के अनेक अन्य स्रोत भी हैं, उनकी सूची बनाई। तो ऐसे खूब सारी लंबी चौड़ी सूची बना सकते हैं हम। छोटे छोटे समूह में विचार विमर्श करो, किस प्रकार की ऊर्जा कुछ स्रोत सूर्य के कारण है। तो सूर्य, अब देखो ये पवन जो है, हवा भी सूर्य की वजह से ही चलती है, क्योंकि टेम्परेचर डिफरेंस हो जाता है ना दो स्थानों का, तो हवा चलने लगती है। क्या ऊर्जा के कुछ ऐसे स्रोत भी हैं जो सूर्य के कारण नहीं है, है ना। तो अब जैसे कहने को तो आप इनडायरेक्ट वे में कह सकते हो कि साहब कोयला हमें सूर्य से नहीं मिलता, लेकिन जब आप गहरे में जाके देखो इसको, है ना, गहरे में जाने का मतलब ये कि इस पर ज़्यादा विचार करो आप, तो आपको पता चलेगा कि कोयला कैसे बना। कि अनादि काल में, है ना, पृथ्वी के गर्भ में क्या हुआ, अनेक जो वन थे, वन संपदा थी, जो फॉरेस्ट थे, है ना, बड़े बड़े जो वृक्ष थे, जंगल, वो समा गए धरती के अंदर। और धरती के नीचे तापमान क्या है, बहुत ज़्यादा है। तो उस अधिक तापमान और अधिक प्रेशर की वजह से वो किस में कन्वर्ट हो गया, कोयले में कन्वर्ट हो गया। तो अब वो जो वन पैदा हुए, जो पौधे पैदा हुए, तो पौधा किसकी वजह से सर्वाइव करता है, प्रकाश, सूर्य के प्रकाश की वजह से करता है। तो इनडायरेक्ट वे में देखा जाए तो वो भी किसकी वजह से है, सन की वजह से ही है। अब हमारी जो पृथ्वी है ये भी सन में से ही छिटकी है, सन का ही है। तो सूर्य से अलग किसी स्रोत को ढूंढना बहुत मुश्किल है, ऊर्जा के स्रोत को, क्योंकि हमारी पृथ्वी के ऊपर जितने भी स्रोत हैं ऊर्जा के, उन सबका जो मुख्य कारण है वो क्या है, सूर्य है, ठीक है ना। अब ये कह रहे हैं ऊर्जा शब्द का प्रयोग हम हमारे दैनिक जीवन में होता रहता है, किंतु विज्ञान में इसका एक निश्चित एवं परिशुद्ध अर्थ है। आइए निम्नलिखित उदाहरणों पर विचार करें। जब तेजी से क्रिकेट की गेंद विकेटों से टकराती है तो विकेट दूर जा गिरते हैं। इस प्रकार जब हम किसी वस्तु को किसी ऊंचाई तक उठाते हैं तो उसमें हमें कार्य करने की क्षमता समाहित हो जाती है ना। जैसे ऐसे समझो, आपने किसी पत्थर को उठाया, 5 किलो का पत्थर आपने 2 मीटर ऊंचा उठाया और ऊपर पकड़ रखा है। आप कहोगे इसके अंदर ऊर्जा भर गई, फिर दूसरा बच्चा कहेगा मुझे तो दिख नहीं रही, ऊर्जा कहाँ भर गई इसके अंदर। आप कहोगे अच्छा तेरे को नहीं दिख रही, कोई बात नहीं, ऐसा कर, तू नीचे हाथ रख, इस पत्थर की सीध में नीचे ज़मीन पे हाथ रख और मैं छोड़ रहा हूँ ऊपर से, तेरे को पता चल जाएगा। अभी तेरे हाथ पे गिरेगा ना ये आके पत्थर, तो तुझे पता चल जाएगा इसके अंदर ऊर्जा है या नहीं है। ठीक है ना। तो आपने अवश्य ही देखा होगा कि ऊंचाई तक उठाया गया हथौड़ा जब लकड़ी के किसी गुटके पर रखी हुई कील पर प्रहार करता है तो कील को लकड़ी में ठोक देता है वो, है ना। ऐसे ही हमने बच्चों की खिलौना जो कार होती है उसमें चाबी भरते हैं अपन, है ना, तो वो फिर उसकी चाबी की वजह से क्या है, तो हमने ऊर्जा भरी उसके अंदर, वो दूसरे रूप में चलने लग गई, फिर वो तो गति करने लगती है। जब किसी गुब्बारे में हवा भर देते हैं और दबाते हैं तो उसकी आकृति में परिवर्तन होता है। यदि हम गुब्बारे को कम बल लगाकर दबाते हैं तो बल हटाने पर वह वापस अपनी मूल आकृति में आ जाता है, किंतु यदि हम गुब्बारे को अधिक बल से दबाएंगे तो विस्फोट ध्वनि करके फट जाएगा वो। इन सभी उदाहरणों से वस्तुएं विभिन्न प्रकार से कार्य करने की क्षमता अर्जित कर लेती हैं। यानी जब हमने एक कार्य किया उसके अंदर तो वो कार्य उनमें समाहित हो जाता है और वो कार्य करने की क्षमता धारण कर लेती हैं। यदि किसी वस्तु में कार्य करने की क्षमता है तो कहा जाता है कि इसमें ऊर्जा है। जो वस्तु कार्य करती है उसमें ऊर्जा की हानि होती है, ऊर्जा का क्या होता है, लॉस होता है ना। और जिस वस्तु पर कार्य किया जाता है उसमें ऊर्जा की वृद्धि होती है। तो जब कोई वस्तु कार्य करती है तो वो ऊर्जा की हानि करती है, और जब हम वस्तु पर कार्य करते हैं तो उसकी ऊर्जा में क्या होती है, वृद्धि होती है। ठीक है ना। तो किसी वस्तु में यदि ऊर्जा है तो यह कैसे कार्य करती है। कोई वस्तु जिसमें ऊर्जा है तो वह दूसरी वस्तु पर बल लगा सकती है। जब ऐसा होता है तो ऊर्जा पहली वस्तु से दूसरी वस्तु में स्थानांतरित हो जाती है। ठीक है ना। जैसे आपने कोई साइकिल जा रही है, पीछे से धक्का मारा तो आपने अपनी ऊर्जा उस साइकिल वाले में स्थानांतरित कर दी कि नहीं कर दी। तो दूसरी वस्तु क्योंकि कुछ ऊर्जा ग्रहण करती है इसलिए कुछ कार्य कर सकती है और इस प्रकार यह गति में आ सकती है। इस प्रकार पहली वस्तु में कार्य करने की क्षमता है। इसका अर्थ हुआ कि कोई भी वस्तु जिसमें ऊर्जा होती है वो क्या कर सकती है, कार्य कर सकती है।
इस प्रकार किसी वस्तु में निहित ऊर्जा को उसकी कार्य करने की क्षमता के रूप में मापा जाता है। जितनी ज़्यादा कार्य करने की क्षमता होगी उसमें उतनी ही ज़्यादा ऊर्जा है। इसलिए ऊर्जा का वही मात्रक है जो कार्य का है, अर्थात जूल। 1 जूल कार्य करने के लिए आवश्यक ऊर्जा की मात्रा 1 जूल होती है। यानी 1 जूल अगर आपको कार्य करना है तो उसके लिए कितनी ऊर्जा चाहिए? 1 जूल चाहिए आपको। कभी कभी ऊर्जा के बड़े मात्रक किलो जूल, 1000 जूल जो होता है के बराबर, इसका भी हम उपयोग करते हैं। ठीक है बच्चों, गॉड ब्लेस यू ऑल। इसी तरह से पढ़ते रहो, मैं आपको आगे के चैप्टर्स भी कराऊंगा। ठीक है, और मैंने कहा था ना आपको मैं कुछ अच्छी चीज़ें भी बताऊंगा आपको, तो इस वीडियो में नहीं बता पाया मैं, अगले उसमें हम चर्चा करेंगे। गॉड ब्लेस यू ऑल।